ओके सर, तो हम लोग आईआर डिस्कस कर रहे थे जनवरी का। और आईआर में लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो था आर्टिकल 99, आई थिंक। आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर। ओके सर, ये पढ़ा था जिसमें जो जनरल असेंबली या फिर जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं यूएन के, उनको राइट होता है कि वो कोई इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न है, अगर कोई ऐसा इशू जो चल रहा है ग्लोबल मैप में कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में या ओवरऑल पूरी ग्लोबल जो सिक्योरिटी है, ग्लोबल ऑर्डर जो है, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकता है, या कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। तो ऐसे केस में आर्टिकल 99 को इन्वोक करके जो यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी है, अभी कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है। तो जो जनरल सेक्रेटरी है उनके पास राइट रहता है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल को इनवाइट कर सकते हैं और उनको वो इशू क्या कर सकते हैं, एलोबरेट कर सकते हैं कि सर आप इस पे संज्ञान लीजिए। ऑल्दो इस आर्टिकल 99 में ये पावर्स नहीं दिए गए हैं उनको कि वो सिक्योरिटी काउंसिल को ये बोल पाए कि आपको क्या करना है, ठीक है, या उनको बाउंड नहीं कर सकते। जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो पावर्स हैं, जो उनके परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, जिन उनकी जो वीटो पावर्स है, उनके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। बस आर्टिकल 99 में ये पावर्स है कि हाँ, आप उनके संज्ञान में ला सकते हो कि भैया ये इशू चल रहा है और इसको आप डिस्कस करो। क्योंकि कई बार ये होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, वो P5 मेंबर्स कौन कौन से हैं सर? यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, यूके है, चाइना है और फ्रांस है। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो है। तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, आपको पता होगा सर, यूनाइटेड नेशन की वैसे तो 5 6 बड़े पिलर है, बट जो 2 बड़े पिलर्स हैं सबसे, उसमें आता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो जनरल असेंबली में तो जितने मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के 192 प्लस, वो सारे मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, एक एक मेंबर, ठीक है। और एक होती है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में सारे मेंबर्स नहीं होते हैं, उसमें 15 मेंबर्स होते हैं। वो 15 में से 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। तो 10 नॉन परमानेंट जो होते हैं वो हर 2 साल में क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। और जो 5 मेंबर्स परमानेंट होते हैं वो चेंज नहीं होते। और ये P5 जो है, परमानेंट 5, ये वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज है और इनको सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है, ठीक है। जैसे चाइना अभी भी अपने आप को डेवलपिंग बोलता है, बट ये सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं P5। और इनके पास वीटो पावर होती है। क्या होती है सर? वीटो। वीटो पावर का मतलब है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी तरीके का कोई भी रेजोल्यूशन पास कर रहा है, तो इन 5 में से कोई भी एक पर्सन जो है, अगर वो चाहे तो वो उसको रोक सकता है अपना वीटो पावर यूज करके। मतलब ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इनके पास वीटो नहीं है सर, बट ये बाकी के जो 5 है, इनके पास, उनके पास वीटो है, ठीक है। वेट। तो जो परमानेंट 5 हैं उनके पास क्या है सर? वीटो है, तो उसमें से कोई भी रोक सकता है। और परमानेंट 5 में आप देखोगे कि यूनाइटेड स्टेट्स भी है सर, रशिया भी है, चाइना भी है। तो यहाँ पे एक एंटागोनिज्म तो सामने नजर आ रहा है। तो कई बार यहीं अंदर में ही कोई ना कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता, क्योंकि कोई ना कोई मेंबर जो है वो वीटो कर देता है उसको। तो कंसेंसस बिल्ड कर पाना डिफिकल्ट होता है विद इन सिक्योरिटी काउंसिल भी, ठीक है। इसीलिए 99 में ये पावर्स है कि सर आप इन्वोक करके उनको एटलीस्ट रियलाइज तो कराओ कि कुछ इश्यू चल रहा है। कई बार वो खुद से कॉग्निजेंस लेते ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी इन्होंने कॉग्निजेंस लिया आर्टिकल 99 का, ठीक है। और प्रीवियसली भी 4 बार ऐसा हो चुका है कि जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल ने आर्टिकल 99 को इन्वोक किया सर, ठीक है। चलिए, आज जो है हमारा, दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है सर, हम जान रहे हैं क्या न्यूज़ है। इंडिया वॉज री इलेक्टेड, इंडिया वॉज री इलेक्टेड। री इलेक्टेड मतलब पहले से था और अभी री इलेक्ट हुआ है टू आईएमओ काउंसिल। आईएमओ काउंसिल में इंडिया री इलेक्ट हुआ है सर, विद द हाईएस्ट टैली एट द इलेक्शंस एट इट्स असेंबली इन लंदन फॉर 24-25 बाइनियम। तो ये 2 साल के लिए जो उसकी आईएमओ काउंसिल की मेंबरशिप है, उसमें इंडिया क्या हुआ है सर? री इलेक्ट हुआ है, और हाईएस्ट टैली मतलब उसको, उसके फेवर में काफी ज्यादा लोगों ने वोट किया है, ठीक है। तो आईएमओ की और जो काउंसिल है उसमें इंडिया वापस क्या हुआ है? री इलेक्ट हुआ है 2 साल के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंडियाज री-इलेक्शन रिफ्लेक्टेड द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू एनहांसिंग इंडियाज डाइवर्स कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल मैरीटाइम ऑपरेशन। अब क्योंकि इंडिया आईएमओ के काउंसिल में इलेक्ट हुआ है, तो आईएमओ जो काम करता है उसको लेकर डेफिनेटली हमारा रुझान जो है, हमारा कमिटमेंट जो है वो क्या है?
ज्यादा अच्छा है, इसीलिए हम उसके लिए वापस दावेदारी हमने की और हम वापस री इलेक्ट हुए। तो री इलेक्शन कह रहा है कि इंडिया गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है, एनहांसिंग इंडियाज डाइवर्स कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल मैरीटाइम ऑपरेशंस। तो ये आईएमओ का जो एम्बिट है, आईएमओ के एम्बिट में जो जो काम होते हैं, आईएमओ की फंक्शनिंग जो है, उसमें डेफिनेटली इंडिया की तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो जा ही रहा है, और इंडिया का इंटरेस्ट है उसमें सर। आईएमओ के बारे में हमने पढ़ा है, उसकी डिटेल थोड़ी हुई सर। आईएमओ हम पता है स्पेशलाइज एजेंसी है सर, किसकी? यूनाइटेड नेशंस की, हमको पता है, हमने पहले पढ़ा है इसके बारे में। रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग शिपिंग, तो शिपिंग इंडस्ट्री जो है उससे रिलेटेड मामलों को रेगुलेट करती है। और ये बड़ा बड़ा एक इसका क्या है, एम्बिट है, सिर्फ शिपिंग से रिलेटेड ही नहीं देखती मामले, बट शिपिंग से जुड़े अदर मामले जो हैं, जो इकोसिस्टम रिलेटेड मामले हैं, जो सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, उन पर भी वो क्या करती है, ध्यान देती है। Established following the agreement at UN Conference Geneva 1948 में एक इसको स्टेब्लिश किया गया, बट एग्जैक्टली एग्जिस्टेंस में ये 58 में आई थी, मतलब फर्स्ट मीटिंग इसका 58 में हुआ था, 10 साल बाद। ठीक है, तो इसका ऑपरेशन करीब करीब उसके 10 साल बाद स्टार्ट हुआ था। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर्स वगैरह नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। हेडक्वार्टर लंदन में है, आईएमओ के 175 करंट मेंबर है। ठीक है, इंडिया ज्वाइन आईएमओ इन 1959, तो फर्स्ट मीटिंग हुई उसके इमीडिएट अगले साल इंडिया ने ज्वाइन किया। IMO currently lists India as among the 10 states with the largest interest in the international seaborne trade। ठीक है, तो इंडिया वन ऑफ द 10 कंट्रीज हैं जिनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है किसमें, इंटरनेशनल सीबॉर्न ट्रेड। अब सीबॉर्न ट्रेड का मतलब आप जान रहे हो कि भैया, सॉरी किसी भी कंट्री का जो ट्रेड होता है या ओवरऑल वर्ल्ड का जो ट्रेड है, ओवरऑल वर्ल्ड के ट्रेड का नियरली 80% ट्रेड जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, सी रूट के थ्रू हो रहा है सर। 80% ट्रेड सी रूट के थ्रू होता है ओवरऑल वर्ल्ड का। तो और क्यों होता है वो भी हमने पढ़ा था एक बार, एक आर्टिकल में आया था कि क्यों सी रूट के थ्रू होता है, बिकॉज शिपिंग जो है वो एज कम्पेयर टू ट्रांसपोर्टेशन का, एज कम्पेयर टू अदर जो है ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा चीप मीडियम है। तो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन रिलेटिवली चीपर तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो और रिलेटिवली और सेफ भी है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो उस वजह से ज्यादा ट्रेड जो है वर्ल्ड का वो किसके थ्रू हो रहा है, शिपिंग इंडस्ट्री के थ्रू हो रहा है, या सीबॉर्न ट्रेड है सर, ऐसा बोल सकते हो। IMO's primary purpose is to develop and maintain a comprehensive regulatory framework for the shipping and mandate includes। तो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना इनका काम होता है कि शिपिंग इंडस्ट्री कैसे रेगुलेट होगी सर, क्या उनके लिए रूल रेगुलेशन है, कौन सा फ्यूल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ से कितना उनका पोल्यूटेंट लेवल जो है अलाउड है, ये सारी चीजें। ठीक है, और मैंडेट इनका क्या है, मरी टाइम सेफ्टी। अभी बताया था सर, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है सर। जो कार्गो का इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उनका सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे हो, चाहे वो किसी नॉन स्टेट एक्टर या किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि पायरेसी में इन्वॉल्व हो सकता है, पायरेट्स हो जाए, तो ये सारी सेफ्टी भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी एंड टू द एक्सटर्नल थ्रेट्स। सो दीज आर द थिंग्स विच IMO यूज टू कंसिडर। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। इन्वायरमेंटल कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंसर्न क्योंकि क्योंकि भाई आपका जहां चल रहा है उसमें से अपशिष्ट निकल सकते हैं, कई बार ऑयल स्पिल भी हो जाता है, आप ऑयल लेके जा रहे हो, ठीक है, ऑयल स्पिल की कई बार घटनाएं देखने को मिलती है। ऑयल स्पिल से जो इकोसिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर का जहाँ ऑयल स्पिल हो रहा है वहां पे हो सकता है कि जो सनलाइट पेनिट्रेशन है वो ज्यादा बिलो तक जाए नहीं, ठीक है, या सनलाइट रिफ्लेक्ट ही करके चली जाए। ऐसे कंडीशन में नीचे एनारोबिक कंडीशन बन सकती है, उसकी वजह से वहां का जो फ्लोरा और फोना है दोनों इम्पेक्ट होगा सर। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, और वो सब IMO कंसिडर करता है सर। लीगल मैटर्स, अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई शिपिंग से रिलेटेड लीगल मैटर है, ठीक है, तो उनको भी ये कंसिडर करता है। टेक्निकल कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड द एफिशिएंसी ऑफ शिपिंग, ठीक है, ये सारे IMO के मैंडेट्स में आ रहे हैं सर। इन अदर वर्ड्स, इट्स रोल इज टू क्रिएट ए लेवल प्लेइंग फील्ड, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश करता है, सो दैट द शिप ऑपरेटर्स डू नॉट हैव कॉम्प्रोमाइज ऑन सेफ्टी, सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज उनको ना करना पड़े, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस, इन सब पे। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड वही है कि एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाली बात है कि हाँ एक SOP डिसाइडेड रहे, ठीक है, और किसी एक कंट्री को कोई ज्यादा इस तरीके का बेनिफिट ना मिले जो कि यूनिवर्सल टेरेन में आ रहा हो। जैसे कोई अगर कंट्री खुद इक्विप्ड है, ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। बट जो कॉमन वाला ग्राउंड है जिसमें जिस रिसोर्सेस पर या जिस डोमेन पर, जिस एरिया पर, जिस टेरिटरी पर
पूरा ग्लोबल कॉमन्स में आ रही है, वो ये कॉमन है। तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना जरूरी है। डिफरेंशियल रूल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, कि हाँ एक कंट्री के लिए डिफरेंट रूल है, दूसरे के लिए डिफरेंट रूल है। ऑल्दो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कंसर्न्स में आप देखते हो कि कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक क्लॉज होता है, कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR। तो कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये होता है कि क्लाइमेट चेंज जैसे है तो वो कॉमन है सबके लिए, उसका जो रेथ है वो कॉमनली सबको फेस करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आप डेवलप्ड कंट्री के हो या डेवलपिंग कंट्री के हो। हाँ, आपकी लोकेशन के हिसाब से उसका जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जैसे अभी दुबई का आपने देखा, दुबई में बहुत ज्यादा अभी फ्लड्स आ गई सर, ठीक है। तो दुबई में फ्लड्स आने के रीजन पर भी बात अभी अपन करेंगे, ठीक है, कि दुबई में फ्लड्स क्यों आए अभी सर, ठीक है। क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जो आप आर्टिफिशियली रेन कराने की कोशिश करते हो, ठीक है, वो इन्वायरमेंट पे आपने पढ़ा होगा और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब बात क्या कर रहे थे अपन कि हाँ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो है क्लाइमेट चेंज कॉमन है सबके लिए। अगर किसी एक डेवलप्ड कंट्री का या अमेरिका का कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है तो उसके ज्यादा फुटप्रिंट की वजह से क्लाइमेट पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। कोई एक कंट्री जैसे स्वीडन हो गया या कोई भूटान हो गया जो कार्बन नेगेटिव है सर, तो उनका तो फुटप्रिंट बहुत कम है या नेगेटिव में चल रहा है। तो नेगेटिव चल रहा है फिर भी क्लाइमेट चेंज की अगर इशू आएगा कोई बड़ा, तो उसकी तो प्रॉब्लम दोनों को फेस करनी है ना, अमेरिका को भी करनी है और भूटान को भी करनी है। तो थ्रेट तो कॉमन है दोनों के लिए, बट अब रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप अगर दोनों में चेक करोगे तो अमेरिका की ज्यादा है, क्योंकि इसके पीछे दो कारण है। एक तो उनका ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है और दूसरा वो डेवलप्ड कंट्री भी है। तो इन दोनों ही केस में उनको ज्यादा क्या करना पड़ेगा, अपने फंड्स को रिलीज करना पड़ेगा ताकि वो एक अडेप्टेशन की तरफ हम लोग जा सके। तो ये देखने को मिलता है कॉमन विद डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्लाइमेट चेंज मैटर ऐसा है। बट बाकी अदर जो कॉमन प्लेसेस है वहां पे ये CBDR देखने को ना मिले, बट कहीं कहीं मिलता है सर, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये कोशिश करते हैं कि लेवल प्ले फील्ड रहे, सभी के लिए कॉमन रूल रेगुलेशन रहे, ठीक है, डिफरेंशियल ना रहे। गवर्नेंस ऑफ CMO नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते नहीं है ऐसे क्वेश्चंस, पर गवर्नेंस कैसे होती है आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। एक असेंबली होती है जो हर 2 साल में मिलती है, बट असेंबली के अलावा इनकी एक रेगुलर मीटिंग बॉडी भी होती है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है इनकी, ठीक है। तो असेंबली में तो क्या है, असेंबली तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है, असेंबली जिसमें सारे IMO के मेंबर्स रहते हैं और हर 2 साल में मिलते हैं, WTO में जैसे होता है ना। पर इसकी जो काउंसिल है जिसमें अभी इंडिया सेलेक्ट हुआ है वो उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, ठीक है। तो वो रेगुलरली मिलती रहती है, ठीक है। चलो, ये दीज इंटरनल मैकेनिज्म्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते ही नहीं है, तो ज्यादा अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन से इक्विप करने का फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सभी के इंटरनल गवर्नेंस कैसे होती है नहीं अपन समझ सकते, ठीक है। मतलब समझ सकते हैं पर जरूरी नहीं है, आपको कॉस्ट बेनिफिट थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है। और अगर मान लो इन केस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी जाता है तो भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि मैं याद कर सकता था यार, था सिलेबस में। अब वो इसको पूछेंगे या WTO को पूछेंगे या फिर किसी और स्पेशलाइज एजेंसी इतनी सारी है सर, 10-12, किसका इंटरनल गवर्नेंस पूछ ले, मोर और लेस एक जैसा है बट किसी का अलग हो तो वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो लग रहा है कि अरे यार ये तो सिंपल क्वेश्चन था, उसकी गवर्नेंस से रिलेटेड पूछा, बट किसकी गवर्नेंस से रिलेटेड पूछेगा ये तो मुश्किल है ना हमारे लिए जानना। तो वो सिंपल क्वेश्चन नहीं होता एग्जैक्टली, वो मुश्किल क्वेश्चन होता है। क्योंकि वो कहाँ से पूछ रहा है, जो याद करने वाली चीजें है ना वो ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू समझने वाली से, ठीक है? अभी रिसेंटली UPSC का फाइनल रिजल्ट आया, प्रीलिम्स का कट ऑफ हिस्टोरिकली सबसे लो बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप सब अवेयर हैं इससे? बताइए सर। यस सर। हम्म। तो 75 के आसपास आई थिंक कट ऑफ गया है जनरल का, तो ये हिस्टोरिकली सबसे कम बताया जा रहा है। कि अभी तक इतना कम नहीं गया था कभी, तो बात सही भी है। तो क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट हो रहा है डे बाय डे, ये हम सोच सकते हैं सर। पैटर्न चेंज हो रहा है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, ठीक है। बट स्टिल 75 चला जाना एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा था। हाँ, 90 से 88 के आसपास तो हम भी एंटिसिपेट कर रहे थे कि कम जाएगा, बट 75 चला जाना नहीं सोचा जा रहा था।
बट 75 चले जाने के पीछे रीजन आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ये रीजन नहीं है 75 जाने के पीछे कि पेपर डिफिकल्ट था, नहीं। सी सेट डिफिकल्ट था, ये सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि क्या हुआ कि कई लोगों का फर्स्ट पेपर जो है इतना खराब नहीं हुआ था, मतलब जैसा नॉर्मली वो पढ़ाई करके जा रहे उतना हुआ था, अच्छा हुआ था। बट सी सेट डिफिकल्ट था लास्ट ईयर का, ठीक है। और सी सेट की डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी थी, उस वजह से काफी लोग सी सेट क्लियर नहीं कर पाए। और वो लोग जो कि फर्स्ट क्लियर कर रहे हैं और सी सेट क्लियर नहीं कर पा रहे, उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, काफी ज्यादा। तो ऐसी परिस्थिति में जब सी सेट ही आपका क्लियर नहीं हुआ तो फर्स्ट पेपर तो चेक ही नहीं होगा सर। और फर्स्ट चेक ही नहीं होगा तो फिर आप तो रेस में ही नहीं हो। तो कई सारे लोग ना सी सेट की वजह से ओवरऑल रेस से बाहर हुए। और जो रिमेनिंग बच्चे, उसमें प्रोबेबली आप देख सकते हो कि जो ज्यादा मार्क्स लाने वाले लोग हैं वो कम रहे। और अल्टीमेटली जो लास्ट कट ऑफ 75 तक चला गया सर। तो आप ऐसा नहीं सोच के चले कि इस बार भी ऐसा होगा, कि इस बार भी कट ऑफ जो है वो 75 गया तो इस बार 70 चला जाएगा या 68 चला जाएगा, नहीं। इट इज नॉट कंपल्सरी। पेपर का जो लेवल था वो मोर और लेस बहुत डिफिकल्ट नहीं था जीएस का, हाँ था, वो अनकन्वेंशनल होता ही है, हर साल होता है। बट स्टिल जो डुएबल क्वेश्चंस थे वो उतने ही थे जो हर साल होते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ का लेवल करीब करीब उतना ही जाना चाहिए था, 90 तक तो जा ही सकता था। बट आई थिंक सी सेट इज वन ऑफ द रीजन रहा होगा वो भी। तो थोड़ा बहुत कम होता, बट सी सेट की वजह से थोड़ा ज्यादा कम हो गया, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपनी किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कि 75 गया है, हर साल कम हो रहा है तो इस बार 70 हो जाएगा। तो मेरे अगर 80 मार्क्स भी मैं ला रहा हूँ या 80 मार्क्स तक के मैं अटेम्प्ट करके आऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप अगर इस बार प्रीलिम्स की या अगले साल भी इस तरह की स्ट्रेटेजी नहीं रखेंगे, आपका टारगेट अभी भी जो एक एक जो जनरल टारगेट हम सेट करके चलते हैं कि 100+ मार्क्स का होना चाहिए। पहले हम 110 तक का मार्क्स का लेके चलते थे कि और पॉजिटिव साइड 110+ पे चलना चाहिए। बट अभी चलो 110+ नहीं, पर 100+ का तो टारगेट आपको मिस करना ही नहीं है, उसको तो लेकर ही चलना है। चाहे आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो, चाहे आप कैसे भी कर रहे हो, 100+ ही लेके चलना है। और जब देने जा रहे हो एग्जाम तो भी 100+ का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि सी सेट की वजह से अगर कोई लास्ट ईयर नहीं क्लियर कर पाया होगा, ठीक है, क्योंकि काफी जो एस्पिरेंट्स थे, पता चला कोई 90 लेके आ रहा है, कोई 95, कोई 85, कोई 88, ठीक है, वो कह रहे सर इतना इसमें आ रहा है, इधर जो है सी सेट में थोड़ा गड़बड़ है, सी सेट में हमारा नहीं हो रहा है। ऐसा देखने को मिला, तो कई सारे एस्पिरेंट्स इसीलिए कट ऑफ को, ठीक है। तो वो इस साल अगर वापस दे रहे तो अपने सी सेट पे गजब का कमांड करके देंगे। तो इसीलिए बाकी लोग ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है कि 75 पे जाए, वो बढ़ भी सकता है और बढ़ेगा ही, देखिएगा, ठीक है। चलिए, और सी सेट के का विरोध भी काफी हो रहा है ठीक है। और बहुत ज्यादा विरोध होने से फिर वो एक पार्शियलिटी नजर आती है थोड़ी थोड़ी, तो उसको यूपीएससी आई थिंक कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहेगा। तो पॉसिबल है कि सी सेट का भी लेवल जो है वो थोड़ा सा पहले से माइल्ड हो सकता है। इट इज जस्ट एंटिसिपेशन में, आई एम नॉट सेइंग कि होगा ही होगा। बट हाँ, वो थोड़ा सा उसको रिलेटिवली इजी करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर लिटरली डिफिकल्ट था सर, ठीक है। लास्ट ईयर डिफिकल्ट था। चलिए तो अपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके चलिएगा एग्जाम्स में। मैं कह रहा हूँ जो एनालिटिकल क्वेश्चन है ना उनको गलत नहीं करना है। और वो एनालिटिकल पूछ रहा है आजकल, रटी रटाई किताब की चीजें बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। किसी की गवर्नेंस के बारे में, किसी के एग्जिस्टिंग बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, ये सब चीजें नहीं पूछ रहा है आजकल, आप अगर चेक करेंगे तो। क्वेश्चंस का लेवल बदल दिया है, क्वेश्चंस का तरीका बदल दिया है, पैटर्न बदल दिया है, ठीक है। पैटर्न तक भी बदला है उन्होंने, है ना। लास्ट ईयर एलिमिनेशन आई थिंक उन्होंने हटा ही दिया था कि भाई वन ओनली टू ओनली थ्री, इस तरीके की चीजें आ गई थी, नंबर पे आ गए थे। नंबर वाले में अब आपके पास एलिमिनेशन वाला मेथड काम नहीं करता है, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा हुआ सर। चीजें बदल रही है, ऐसा नहीं वो बदल रही, सबके लिए बदल रही है एक इंडिविजुअल पर्सन को इसका स्ट्रेस नहीं लेना है, अरे यार ऐसे कर दिया, नहीं, वो सबके लिए बदल रहा है सर। पूरे जितने एस्पिरेंट्स है सबके लिए है वो। तो आपको अपना गार्ड लो नहीं करना है, आप चलते रहें, ठीक है। इंडिया और केनिया, इंडिया has extended $250 million line of credit for the modernization of agriculture in Kenya। तो इंडिया ने केनिया को करीब $250 million का क्या दिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है सर? लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरीके का सॉफ्ट लोन होता है, ठीक है, लोन है एक तरीके का, ठीक है। ये एड नहीं है, मतलब वापस आने वाला है पर लॉन्ग टाइम बाद और थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट पे, तो काइंड ऑफ एक तरीके का सॉफ्ट लोन है। तो एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन के लिए दिया है सर, ठीक है सर, अच्छी बात है दिया है।
केनियन प्रेसिडेंट विलियम समोई रूटो रूटो इज ऑन 3 डे विजिट टू इंडिया। ठीक है, केनिया के प्रेसिडेंट इंडिया आए हैं। इंडिया ने अपने डिफेंस टाइज, मैरीटाइम कनेक्टिविटी टाइज जो है स्ट्रॉन्ग करने पे बातचीत करी है, और लाइन ऑफ क्रेडिट अनाउंस किया है ये 250 मिलियन का। ठीक है, द टू कंट्रीज ऑल्सो साइन 5 एग्रीमेंट। ठीक है, 5 एग्रीमेंट साइन किए। क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें से? सारे कंट्रीज के साथ क्या क्या एग्रीमेंट हो रहे हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। केनिया तो पर्टिकुलरली काफी छोटी कंट्री है, तो इसके साथ तो क्या ट्रेड डील्स हो रही है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अनलेस कुछ अलग सी डील हो रही हो। ठीक है, और केनिया कोस्टल कंट्री है सर, पता है आपको? केनिया का लोकेशन आप चेक कर लीजिएगा। लुकिंग टू इंटेंसिफाई डिफेंस कॉर्पोरेशन, लीडर्स एग्रीड टू कंटिन्यू वर्किंग टुवर्ड्स एक्सपांडिंग ट्रेनिंग एक्सचेंज। तो ट्रेनिंग एक्सचेंज एक प्रोग्राम होता है जिसमें क्या होता है, डेप्यूटेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट्स इन केनियन डिफेंस इंस्टीट्यूशंस। तो इंडियन एक्सपर्ट्स जो है वो केनिया के डिफेंस इंस्टीट्यूट में जाके वहां पे क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे वहां के पर्सनल्स को। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की भी बात हुई है सर। ठीक है, ठीक है, चलो ये बेसिक सी चीजें, कंट्रीज के बीच में बेसिक रिलेशन बनते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया है क्योंकि केनिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है और थोड़ी सी पुअर कंट्री है सर। इंडिया केनिया बायलैटरल रिलेशंस जो है वो क्या है? केनिया जो है उसको इंडिपेंडेंस 63 में मिली है, ध्यान रखिएगा। केनिया इंडिपेंडेंट नहीं था, इंडिया पहले इंडिपेंडेंट हुआ। तो इंडिया एस्टेब्लिश द ऑफिस ऑफ कमिश्नर फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ईस्ट अफ्रीका, क्योंकि उस समय वो ना ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में आता था जब केनिया जो था। तो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था पर केनिया नहीं हुआ था, तो वो अभी भी ब्रिटिश कॉलोनी था। तो ब्रिटिश ईस्ट एशिया, ठीक है, नैरोबी, 1948 में इंडिया ने वहां पे एक कमिश्नर स्टेब्लिश किया। फिर 63 में वो इंडिपेंडेंट हो गया। फिर उसके बाद हाई कमिश्नर स्टेब्लिश कर लिया वहां पे। ठीक है, इंडिया हैड एन असिस्टेंट हाई कमिश्नर मोम्बासा। मोम्बासा क्या है? कोस्टल सिटी है सर, किसकी? केनिया की। मोम्बासा, ध्यान रखिएगा, प्लेसेस इन न्यूज में आ सकता है। मोम्बासा, केनिया। देखो, नॉर्मली क्या है ना, जैसे केनिया है, अब केनिया छोटी कंट्री है, केनिया छोटी कंट्री है, तो केनिया का, केनिया के साथ कोई फिक्स मैकेनिज्म नहीं बना हुआ है। जैसे अब यूनाइटेड किंगडम या रशिया, अमेरिका, बड़ी कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो आपको कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स नजर आते हैं जो रेगुलर मीटिंग्स को क्या करते हैं, रेगुलर मीटिंग्स के लिए एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि हाँ, हर साल जो है एनुअल मीटिंग हो रही है, कोई ट्रेड ब्लॉक बना दिया, कोई ये कमेटी बना दी। ठीक है, तो उनके बीच में हर साल का एक मीटिंग जो है वो फिक्स रहता है कि एनुअल मीटिंग्स है। ये थोड़ा सा क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जब कंट्रीज के बीच में स्टेब्लिश हो जाता है, इसका मतलब है कि उन कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप काफी हाई लेवल पे चली गई है, या तो वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे चली गई है, ठीक है, या फिर वो उससे ऊपर जा रही है अब। ठीक है, इस तरीके की चीज देखने को मिलती है जब बड़ी कंट्रीज के साथ रिलेशन होते हैं, जैसे 2+2 एंगेजमेंट हमने अभी पढ़ा था। तो इंडिया का जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएस के साथ क्या है, 2+2 एंगेजमेंट है। उसमें डिफेंस लेवल और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर लेवल की मीटिंग होती है सर, एनुअली। जब उस तरीके का मैकेनिज्म है, वैसे ही तो कॉमर्स के ब्लॉक पे मैकेनिज्म बने होते हैं, ट्रेड पे बने होते हैं, तो वहाँ रेगुलर मीटिंग्स चल रही होती है। तो वो जहां रेगुलर मीटिंग्स चल रही है, वो रिलेशन तो हमारे लिए आईआर में इंपॉर्टेंट होता ही है सर, डेफिनेटली, क्योंकि रेगुलर मीटिंग्स हो रही है तो वहां पे कुछ बड़ा हो सकता है, और वो कंट्रीज भी सिग्निफिकेंटली क्या है, बड़ी है सर। ठीक है, पर केनिया छोटी कंट्री है, यहाँ पे कोई रेगुलर मैकेनिज्म शायद ही बना हुआ हो कि हाँ हर साल मिलना है, ऐसा करना है, ट्रेड ब्लॉक का मीटिंग से नहीं बना होता। और इन्होंने विजिट किया है, तो फिर ये प्रीलिम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका इसका लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी इसके जो इस कंट्री के मिनरल रिसोर्सेज भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो मोम्बासा याद रखिएगा सर, मोम्बासा कोस्टल सिटी है साउथ ईस्टर्न केनिया में। वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्ण विजिटेड केनिया 1956 में, जब वो कॉलोनी था तब विजिट किया था उन्होंने। स्टेट विजिट ऑफ पीएम 2016 में हुआ था। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड में वो इंडिया के फेवर में ही है सर। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में आप जानते हैं सर, क्या होता है? कोई बताएगा सर? बताया था क्लास में डब्ल्यूटीओ के टाइम पे। एनीबडी? मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता सर आपको? कोई बात नहीं, बताएंगे। अगर किसी को पता है तो थोड़ा बहुत फ्रैक्चर्ड, जितना पता है आपको बताइए। नो आइडिया? चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, जो भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, डब्ल्यूटीओ के मेंबर जितने भी होते हैं, उनके ऊपर ये क्लॉज लगता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। क्या होता है इसमें
कि नॉर्मली डब्ल्यूटीओ बनाया किस लिए गया है? डब्ल्यूटीओ इसलिए बनाया गया है कि सारी कंट्रीज जो हैं, वो सारी कंट्रीज जो हैं रिमेनिंग सारी कंट्रीज के साथ एक जैसा ट्रीट करे। जैसे इंडिया है, अब इंडिया जो है उसके साथ बहुत सारी कंट्रीज के रिलेशन है सर डब्ल्यूटीओ की। तो मान लो कोई एक आध कंट्री है जिसके साथ इंडिया थोड़ा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट करता है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब मान लो ए कंट्री है और एक बी कंट्री है, तो ए कंट्री से आने वाले गुड्स को इंडिया प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है, मतलब वहां से आने वाले गुड्स पे इंडिया ने बोल दिया कि हम 3% ड्यूटी लगाएंगे, ठीक है। किसी और कंट्री से आने वाले पे बाकी पे 5% ड्यूटी वो लगा रहे हैं। इसका मतलब है इंडिया जितनी तो ओवरऑल ड्यूटी स्ट्रक्चर है इंडिया का, उसमें सबसे ज्यादा फेवरेबल ट्रीटमेंट इस कंट्री को दे रहा है, क्योंकि इस पे वो 3% ड्यूटी लगा रहा है, ड्यूटी कम लगा रहा है ना सर। तो ये फेवरेबल ट्रीटमेंट मिल रहा है कौन सी? इस कंट्री को। जब इस कंट्री को फेवरेबल ट्रीटमेंट मिल रहा है तो बाकी सबके साथ तो गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ हो रही है मतलब बाकी सबके साथ उसका जनरल ट्रीटमेंट है कि वो बाकी सब पे 5% लगा रहा है, इस पे 3% लगाइए, ठीक है, क्योंकि वो इसको फेवरेबल ट्रीटमेंट दे रहा है। किसी भी वजह से दे सकता है, उसके हिस्टोरिकल रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, या उसको करंटली कोई एक स्ट्रेटेजिक नीड हो सकती है, जो भी कारण हो सकता है। तो जब इस कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन कर रहा है, इसको फेवरेबल ट्रीटमेंट दे रहा है, तो डब्ल्यूटीओ का कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने अपने जिस कंट्री के साथ सबसे फेवरेबल ट्रीटमेंट कर रहे हो, सबसे फेवरेबल ट्रीटमेंट, वो आपकी मोस्ट फेवर्ड नेशन होती है। क्या होती है? मोस्ट फेवर्ड नेशन होती है सर। तो ये कंट्री जिससे आपने 3% ड्यूटी लगाई, वो आपकी मोस्ट फेवर्ड नेशन है। डब्ल्यूटीओ ये कहता है कि जो कंट्री आपकी मोस्ट फेवर्ड, जिसको मोस्ट फेवर्ड नेशन जिसको बनाया आपने, ठीक है, उसके साथ जो ट्रीटमेंट कर रहे हो, वही ट्रीटमेंट आपको बाकी सबके साथ भी करना है। समझ में आया? मतलब अगर इस पे 3% लगा रहे हो, तो बाकी रिमेनिंग के साथ भी आपको 3% लगाना है। तो एग्जैक्टली जो सारी कंट्रीज जो डब्ल्यूटीओ का पार्ट है, वो सारी एक दूसरे की मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस में आ ही जाती है, एमएफएन स्टेटस में। सुना है? तो सबसे ज्यादा फेवरेबल ट्रीटमेंट जिसको दे रहे हो, मतलब उतना तुम दे सकते हो। बात समझ रहे हो? वो आपकी कैपेबिलिटी दर्शा रहा है कि अगर एक कंट्री पे आप 3% ड्यूटी लगा सकते हो, तो आपको रिमेनिंग सब पे भी 3% ड्यूटी लगानी है। यही होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस सर, एमएफएन स्टेटस, ठीक है। तो ये चीज पे आप ध्यान रखेंगे। ये नॉर्मली जो भी कंट्री डब्ल्यूटीओ की मेंबर है, उनकी जो रिमेनिंग सारी कंट्री होती है, वो नॉर्मली एमएफएन स्टेटस में आ जाती है, ठीक है। पर कंट्रीज पे डिपेंड भी करता है, वो उसका एमएफएन स्टेटस हटा सकती है। जैसे पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान का एमएफएन स्टेटस हटा दिया था, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, ठीक है। तो वही होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस के सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जिसको मिल रहा है, वो रिमेनिंग को भी मिल रहा है। तो जो रिमेनिंग सारी जिनको मिल रहा है, वो मोस्ट फेवर्ड नेशन में आ जाती है, ठीक है। ये डब्ल्यूटीओ का एक नॉर्मल बेसिक रूल है जो सुनने को मिलता है। डब्ल्यूटीओ का एक और स्कीम है सर, जो अभी रिसेंटली रिसेंटली नहीं, काफी टाइम हो गया उसको, बट अभी वापस प्रोमिनेंस में आया है, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी, और वो है ड्यूटी फ्री कोटा फ्री। ड्यूटी फ्री कोटा फ्री आपने पढ़ा है सर? ड्यूटी फ्री कोटा फ्री। पूरे वर्ल्ड में 48 नेशंस ऐसे हैं जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है। लीस्ट डेवलप्ड मतलब एक तो डेवलपिंग, एक तो डेवलप्ड होती है, पूरी विकसित है, जो अमेरिका हो गया। एक डेवलपिंग होती है जैसे इंडिया हो गया, जो विकासशील है सर। और कुछ होते हैं लीस्ट डेवलप्ड, जहां पे डेवलपमेंट बहुत कम है, जो पुअर कंट्रीज है। उन पुअर कंट्रीज से जो गुड्स आ रहे हैं, जैसे केनिया या एक कोई सीआर कंट्री को ले लो जो बिल्कुल पुअर है, ठीक है, जिनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्री बोल रहे हैं। कोई अफ्रीकन कंट्री ले लिया अपन ने। जब वो लीस्ट डेवलप्ड है, इसका मतलब है वहां बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। वहां से अगर कोई गुड्स जो है, वो अगर अमेरिका जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अमेरिका जा रहा है। वहां बना कहाँ है सर? उस पुअर कंट्री में बना है। और जहाँ का रहा है? अमेरिका। अमेरिका उस पे ट्रेड नॉर्मली जो ड्यूटी लगा रहा है सब पे, वो 8% ड्यूटी है उस गुड पे। तो जब उस गुड पे 8% ड्यूटी लगेगी, तो वो वाला जो गुड है, वो बेसिकली सारी अदर कंट्री से भी गुड आएगा, सब पे 8% ही लग रही है, तो उसकी कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ी सी क्या रहेगी? कम रहेगी एज कम्पेयर टू, मतलब कॉम्पिटिटिव, पूरे फेयर कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो जाएगा गुड, तो पॉसिबिलिटी कम है उसके बिकने की, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है सर। तो ऐसे केस में, क्योंकि ऐसे केस में डब्ल्यूटीओ ने बोला कि ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक मिशन चलाते हैं। उसमें उन्होंने ये किया, ये 2005 में उन्होंने डिसाइड किया था ड्यूटी फ्री कोटा फ्री ट्रेड पे। नैरोबी में एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी डब्ल्यूटीओ की, उसमें उन्होंने डिसाइड किया ड्यूटी फ्री कोटा फ्री। उसमें ये क्या किया, जो 48 नेशंस हैं, जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, लीस्ट डेवलप्ड, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में कौन बताता है? यूनाइटेड नेशन बताता है। डब्ल्यूटीओ का कोई क्राइटेरिया नहीं है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का, जो यूनाइटेड नेशंस बताता है उसी को डब्ल्यूटीओ मान लेता है। 48 कंट्रीज जो है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस में।
और उनमें से 31 जो है वो डब्ल्यूटीओ की मेंबर है, सारे डब्ल्यूटीओ की मेंबर भी नहीं है, तो 31 डब्ल्यूटीओ की क्या है, मेंबर है। तो ड्यूटी फ्री कोटा फ्री मिशन के अंडर क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से जो गुड्स आ रहे हैं उनको वो, उनके ऊपर या तो वो बिल्कुल कम ड्यूटी लगाती है या फिर ड्यूटी लगाती ही नहीं है। बात समझ में आया? तो एग्जाम्पल के लिए, अगर इंडिया से एक पेन बन के जा रहा है अमेरिका, और इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, और अमेरिका पेन पे लगाता है मान लो 10% क्या ड्यूटी एग्जाम्पल के लिए, तो वो पेन पे 10% ड्यूटी लग जाएगी। वही पेन अगर किसी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से बन के जा रहा है, तो अमेरिका उसके पेन के ऊपर 10% ड्यूटी नहीं लगाएगा, और ड्यूटी फ्री कोटा फ्री के अंदर उस पेन पे या तो ड्यूटी कम लगाएगा, 4% 5% लगा देगा, या फिर उस पर बिल्कुल ही नहीं लगाएगा। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल खत्म कर दिया उसने। तो उससे क्या होगा, वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के जो एक्सपोर्ट है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है ना सर। जब वो इंक्रीज होंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है उस कंट्री के ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन पे पड़ेगा सर। तो ये भी एक स्कीम चला रखी है, माना कि ये थोड़ी, ये एक तरीके का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है सर, क्योंकि उनको हेल्प करनी पड़ेगी, अदरवाइज वहां तो एब्जेक्ट पॉवर्टी चल ही रही है। तो ड्यूटी फ्री कोटा फ्री का भी एक स्कीम चलता है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन और ड्यूटी फ्री कोटा फ्री दोनों में आपको ड्यूटी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और ये सिर्फ 48 जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हीं के लिए है। उसमें से 31 डब्ल्यूटीओ की मेंबर है, और इम्पोर्टेंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कंट्री जो है लिस्ट डेवलप्ड वो डब्ल्यूटीओ की मेंबर है या नहीं है, इस स्कीम का फायदा कौन सा, ड्यूटी फ्री कोटा फ्री का फायदा सब लोग उठा सकते हैं। मतलब 48 टोटल कंट्रीज है यूएन में जो लिस्ट डेवलप्ड है, उसमें से 31 ही डब्ल्यूटीओ की मेंबर है, 17 और जो बच गई वो डब्ल्यूटीओ की मेंबर नहीं है, पर ये 17 भी जो है वो ड्यूटी फ्री कोटा फ्री के लिए इलिजिबल है सर, ध्यान रखिएगा। तो उसका डब्ल्यूटीओ का मेंबर होना जरूरी नहीं है इस स्कीम के लिए। तो ड्यूटी फ्री कोटा फ्री हमको आई नहीं है, शायद आ जाए अगले मंथ के इसमें, क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर नहीं है तो आप अपनी कॉपी में लिख ले उसको और अलग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ड्यूटी फ्री कोटा फ्री। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन अकॉर्डेड है सर, एक जॉइंट ट्रेड कमेटी बनी हुई है मिनिस्ट्रियल लेवल की, ठीक है, ये कमेटी बनी हुई है, इंडिया केनिया जॉइंट ट्रेड कमेटी वाज सेट अप एट मिनिस्ट्रियल लेवल। बायलैटरल डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन है सर। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट याद है ना, कि अगर कोई इंडियन पर्सन जो है वो अगर केनिया जाता है, और केनिया में मान लो कोई कॉन्सर्ट करके आया है या वहां 2 महीने लेक्चर करके आया है, किसी भी तरीके से मनी अर्न किया है, तो क्योंकि वो केनियन टेरिटरी में अर्न किया है तो केनियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी। तो मान लो 10 लाख पे 30% उन्होंने लगा दिया तो 3 लाख उन्होंने ले लिए, रिमेनिंग 7 लाख तुम यहाँ लेकर आए, तो यहाँ इंडियन रेजिडेंट हो तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यहाँ भी टैक्स लगेगा। यहाँ फिर से मान लो और 2 लाख टैक्स में चला गया, तो 10 लाख कमाने के बाद हाथ में 5 ही लाख बचा, तो 50% आपका टैक्स में चला गया। और वो क्यों गया, क्योंकि दोनों टेरिटरी में आपका टैक्स लग गया। तो कंट्रीज इसको रिड्यूस करने के लिए, तो अगली बार वो वहां जाके कॉन्सर्ट करने की बजाय किसी ऐसी कंट्री में कॉन्सर्ट करने की कोशिश करेगा जहां पे इस तरीके की प्रोविजन ना हो, या फिर टैक्सेशन अवॉइड कर सके वो, ठीक है। तो कंट्रीज अपने बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करती है सर, और इंडिया और केन्या के बीच में डीटीएए साइंड है, 89 में साइन हुआ था, ठीक है। रिवाइज डीटीए वाज साइंड इन द जुलाई 2016। ये रिवाइज मतलब वो तो उसके टर्म्स रिवाइज करते हैं, क्योंकि आप कई बार उसमें कैटेगराइज कर देते हो कि किस कैटेगरी में टैक्स लगने वाला है किस में नहीं लगने वाला है। कंट्रीज को भी ये डिसाइड करना होता है, क्योंकि दोनों की टैक्स रेट अलग अलग होती है। अब अगर आप डीटीए में सिर्फ ये डाल दोगे कि होस्ट कंट्री टैक्स लेगी ही नहीं, और सिर्फ जो जहां से वो आ रहा है वो ही कंट्री टैक्स लेगी, तो भी दिक्कत है सर, इसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो कुछ ऐसा एक विन विन सिचुएशन, विन विन मैकेनिज्म बनाना पड़ता है, दोनों कंट्रीज को क्या हो, थोड़ा थोड़ा उससे बेनिफिट होना चाहिए। इंडिया एक्सपोर्टेड दिस टू, ये तो ट्रेड बैलेंस है सर, इंपोर्ट का ट्रेड बैलेंस है। डेवलपमेंट कोऑपरेशन भी ठीक है। सोशल टाइज, इंडियंस काफी रहते हैं सर, अबाउट 80,000 टू 1 लाख पीपल इन केनिया आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन के लोग वहां रहते हैं, तो डायस्पोरा है सर, कंसिडरेबल डायस्पोरा है। केनियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इंडिया में, ठीक है। यूरोप एग्रीज द लैंडमार्क एआई रेगुलेशन डील, ये भी हम पढ़े हैं सर, ठीक है, थोड़ा सा इसमें हमने पढ़ा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है।
तो इसमें बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि इस एक्ट की जो इंटरनल डिटेल्स है वो अपने लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एआई तो ऑल टुगेदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ना ही है, क्या है वो इसमें नहीं डाला गया है। ये सिर्फ उस डील के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो यूरोप एग्रीज लैंडमार्क एआई रेगुलेशन डील। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में बात हो रही है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए यूरोपियन यूनियन में जितनी कंट्रीज है उस पूरे जोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए क्या है, एक डील हो रही है। और उस पे अभी एग्रीमेंट बना है। प्रॉपरली वो डील फाइनलाइज नहीं हुई है, एग्रीमेंट बना है। यूरोप हैज रीच्ड अ प्रोविजनल डील ऑन लैंडमार्क यूरोपियन यूनियन रूल्स गवर्निंग द यूज ऑफ एआई, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन रूल्स गवर्निंग द यूज ऑफ एआई, तो यूरोपियन रीजन में ईयू के अंदर एआई को रेगुलेट करने वाली डील है सर, ठीक है। एक जीडीपीआर जो है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2018 में क्या हुआ था, ठीक है। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2018 में बने थे सर, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। और उसको, क्योंकि जनरल डेटा प्रोटेक्शन तो बेसिक एज अ जनरल डेटा को रेगुलेट करने के लिए कि भाई यहाँ डेटा किसी भी तरीके से आ रहा है तो उसको रेगुलेट करना है, क्योंकि डेटा का लोकलाइजेशन करना है, या डेटा का एक्सपोर्ट अलाउ करना है, या फिर यूरोजोन तक के लिए उसको लिमिट रखना है। वो वाली चीजें उसमें जीडीपीआर में थी। अभी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद आप देखोगे कि थोड़ी डिफिक चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। सॉरी। तो अब थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न भी है, इसीलिए एआई आने के बाद एआई को रेगुलेट करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। अभी सारी कंट्रीज में एआई को लेकर थोड़ा सा क्या है, क्योस है और क्लैरिटी नहीं आ रही है कि एआई को रेगुलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला तो इसी पे बोन ऑफ कंटेंशन है। फिर आता है कि एआई को अगर रेगुलेट करना है तो किस एक्सटेंट तक करना है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अभी इमर्जिंग स्टेज में है। अभी एआई ने तो अपना पूरा का पूरा जो रंग है या फिर पूरा का पूरा उसका पोटेंशियल है वो भी दिखाया कहाँ है। अभी तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अभी तो एआई शुरू हुआ है, मतलब एआई ने सिर्फ अभी अपने आप को थोड़ा सा एक शो किया है, 5 से 10%। तो एग्जैक्ट एआई का पूरा पोटेंशियल जो है वो अभी एक्सप्लोर किया जा रहा है, उसमें टाइम लगेगा। तो आप अभी नेसेंट स्टेज पे उस पर रेगुलेशन लगाओ तो कैसे लगाओ, कितना लगाओ, ये बहुत डिफिकल्ट होता है नेशनल गवर्नमेंट्स के लिए, वहां की पार्लियामेंट्स के लिए। क्योंकि अगर आप उसको कंट्रोल कर देते हो या उस पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो तो पॉसिबल है कि वो टेक्नोलॉजी जो है उसको जिस लेवल तक पहुंचना चाहिए वो वहां तक पहुंचे ही ना। अगर आप कंट्रोल कर दोगे तो आपका रिसर्च इन्वायरमेंट, आपका रिसर्च R&D जो है उस पे आप कर्टेल कर लो, या इसकी यूटिलिटी को कर्टेल करो, तो हो सकता है कि जो बेनिफिट्स ओवरऑल जो आपकी सोसाइटी है, जो आपके बिजनेसेस है उनको मिल सकता है, वो नहीं मिले। आज एआई को यूज करके बिजनेसेस यूज कर रहे हैं, यूज भी हो रहा है, मिस यूज भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें ना अभी बहुत वो क्रिएट करती है, मतलब क्लैरिटी नहीं है ना। तो उस क्लैरिटी नहीं है तो इसीलिए अभी इस पर रूल्स रेगुलेशन और लॉ को लेकर अभी थोड़ा सा अभी डेलिब्रेशन ही चल रहा है कि बनाए नहीं बनाए। और इंडिया में तो खास तौर पे अभी गवर्नमेंट कुछ ज्यादा सोच नहीं रही कि एआई को रेगुलेट अभी करना चाहिए, ठीक है। तो यही है इस न्यूज में हमारे लिए, ठीक है। लेटर ऑन 2021 एआई एक्ट इन द यूरोप क्लासिफाई एआई सिस्टम इनटू 3 कैटेगरीज, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उस एक्ट के अंदर क्या क्या है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक आइडिया, जनरल आइडिया लेने के लिए हम इसको पढ़ सकते हैं कि 3 कैटेगरी में उन्होंने एआई को क्या किया है, क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरी में, ठीक है। सिस्टम दैट कैन क्रिएट अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ रिस्क मस्ट बी बैंड। तो जो अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ रिस्क जो जनरेट कर सकते हैं उनको तो बैन कर दो, ठीक है। जो हाई रिस्क वाले हैं उनको रेगुलेट करो। जो अनएक्सेप्टेबल अमाउंट डैमेज करे उनको तो बैन ही कर दो कि भैया ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, भाई लोगों को मार दे रहे हैं या इस तरह की कोई चीज हो जा रही है, उसको बैन कर दो। जो हाई रिस्क वाले हैं उनको रेगुलेट करो, और जो सेफ है उनको क्या करो, अनरेगुलेटेड छोड़ो। बट ये भी बहुत मुश्किल काम है, मतलब ये कह तो दिया है आपने, बट एप्लीकेशन बेस्ड है ना वो, तो भैया क्या एप्लीकेशन उसका बनेगा, तो आप उसको क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते। तो इट्स नॉट इजी। बट उन्होंने ठीक है कि एक इस तरीके का एक बेसिक सिस्टम बनाया है कि 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। एक बहुत ज्यादा रिस्क वाले अनएक्सेप्टेबल अमाउंट पर बैन, हाई रिस्क को रेगुलेट करो, सेफ वाले को लेफ्ट अनरेगुलेटेड। सिमिलर रेगुलेशन कनाडा में एक बना हुआ है सर, कनाडा इनेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एक्ट एआईडी इन 2022 टू रेगुलेट कंपनीज यूजिंग एआई विद मॉडिफाइड रिस्क बेस्ड अप्रोच।
तो कंपनीज जो एआई यूज करती है उसके ऊपर उन्होंने कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं, थोड़ा इसमें डिफरेंस है, ठीक है। एआईडीए डज बैन द यूज ऑफ एआई इवन इन क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग फंक्शन, हाउएवर द डेवलपर्स मस्ट क्रिएट रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी एज अ बैकअप प्लान। तो ये रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी, ये टर्म है सर, कि आप अगर एआई यूज कर रहे हो तो आपको रिस्क को मिटिगेट करना है। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? आपको कोशिश करनी है कि रिस्क सबसे कम रहे। तो अभी नेसेंट स्टेज में है, इसलिए हमारे पास भी बहुत क्लैरिटी नहीं है इसको लेके, बस इस पे डेलिब्रेशन चल रहा है। आपको मेंस में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में तो आई आई डोंट थिंक इस पे कुछ पूछा जाएगा। मेंस प्रीलिम्स में आएगा, एआई के बारे में आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, उसको आप ध्यान से पढ़ें। अबाउट द डील नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, डील कंप्राइजेज ऑफ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ ये है कि ये जो जिस तरीके का वो एक्ट बनाएंगे उसमें जो चीजें वो कंसिडर कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज वो कंसिडर कर रहे हैं, वो इश्यूज डेफिनेटली आगे हमें एक्ट बनाते टाइम भी क्या होंगी, काम आएगी, क्योंकि आप जब एक्ट बनाओगे तो उन सारी चीजों को कंसिडर करने की कोशिश करोगे। तो ये मोरलेस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। नीड क्यों है रेगुलेशन की? तो है ही है सर, नीड बहुत सारी है, जैसे अनलिमिटेड एक्सेस दिक्कत करता है, जॉब लॉसेस, बायस्ड रिजल्ट्स, सोशल स्पाइंग, फेक्स, डीप फेक्स के बारे में बात करी, वॉर्स में एआई को यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो है ही है, रेगुलेशन तो आपको चाहिए सर, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस जो होती है वो बहुत ज्यादा वाइड होती जा रही है और लाइफ के हर स्पेयर को इम्पैक्ट कर रही है, स्ट्रेटेजिक डोमेन को इम्पैक्ट कर रही है, लेबर मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है, इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही है, फाइनेंशियल मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। मशीन लर्निंग या डेटा डेटा प्रोसेसिंग के थ्रू आप ना आप जो जैसा ट्रेंड चला है उसके बेस पे आने वाले टाइम को आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो फाइनेंशियल मार्केट को भी क्या कर सकती है, इम्पैक्ट कर सकती है। तो दीज थिंग्स नीड टू बी रेगुलेटेड। इंडिया में एआई रेगुलेशन क्या है? इंडिया has taken a slightly different approach to the growth and proliferation of AI. इंडिया की अप्रोच थोड़ी अलग है। While the government is keen to regulate generative AI platforms like Chat GPT, अभी जनरेटिव एआई क्या हो, जनरेट करते हैं जो रिजल्ट जनरेट करते हैं, चैट जीपीटी, बार्ड, जान रहे हैं सर, ये माइक्रोसॉफ्ट का है बार्ड, चैट जीपीटी। इसमें आप कोई भी जिसका क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो क्वेश्चन आप इसमें क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, वो आपको आगे से क्या देगा, बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, चैट जीपीटी वगैरह। तो सिर्फ क्वेश्चन वाली बात नहीं है, आप इस पे कुछ भी आप इसमें उसके पास जो डेटा अवेलेबल रहेगा, अगर आपके पास पिछले 4 साल का 5 साल का कोई एग्जाम का पेपर है, ठीक है, उसके बेस पे वो आने वाले साल के एग्जाम का पेपर भी प्रिडिक्ट कर लेगा, ठीक है। यूपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर भी प्रिडिक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं लोग बट वो नहीं होगा, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को नहीं वो रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। और ट्रेंड्स तो होते ही नहीं है सर इसमें, यूपीएससी तो सबसे मतलब अनट्रेंडी एग्जाम है, कोई भी ट्रेंड बन जाता है, पैटर्न चेंज हो जाता है, तो कोई वैसा कुछ होता नहीं इसमें। पर हाँ, जो अदर एग्जाम्स जैसे स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन है, उसमें काफी हद तक बच्चे क्या कर रहे हैं, इसमें कोशिश कर रहे हैं कि अपकमिंग कैसा पेपर आने वाला है, और उसमें हेल्प भी हो जा रही है उनकी। तो ये ठीक है, इसकी इसको इसलिए रेगुलेट करना जरूरी है, अदरवाइज ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उनको बिल्कुल ही क्या कर देगा वो, ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन वाली चीज हो जाएगी। क्रिएटिविटी आ रही है बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और नया सिस्टम जो है वो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, बट उसको बनाना पड़ेगा, उसको रुझान उसको वापस क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। While the government is keen to regulate generative AI platform like ChatGPT, Bard, there is no plan for a codified law. अभी कोई प्लान नहीं है कि आप कोई कोडिफाइड क्या बना दे, लॉ बना दे टू कर्ब द ग्रोथ ऑफ एआई। अभी कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट का। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव रिसेंटली स्टेटेड दैट नीति आयोग, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, issued some guiding document on AI। तो एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट नीति आयोग ने क्या किया है, रिलीज किया है। These include नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, जो मेंस हिस्सा लिखेंगे उनको पता होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक तब तक शायद नहीं बने एआई पे लॉ तो नहीं बनाने वाले। तो अगर एआई से रिलेटेड रेगुलेशंस की बात आएगी ना, तो आप इस डॉक्यूमेंट को इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि नीति आयोग ने गाइडिंग डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। While these documents list good practices and steer towards a vision for responsible AI, they are not legally binding। तो ये जो है वो भी लीगली बाइंडिंग नहीं है सर, मतलब कोई अभी लॉ अगर एआई रेगुलेट हो रहा है इंडिया में तो नहीं हो रहा है, जो इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन लॉ है उसके अंडर होगा सर, और आईटी एक्ट के अंडर जितने प्रोविजन हैं उसके अंडर होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम अंधाधुंध चल रहा है, नहीं। जो उसकी एप्लीकेशन से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ तो है ना सर,
आईटी एक्ट तो है ही है, तो उनके अंडर तो आएगा ही वो, जो जिस एक्सटेंट तक आ रहा है उतना ही आएगा। ठीक है, वो वाली बात है। अलग से एआई के लिए किसी तरीके का अभी लॉ नहीं बनाया हुआ हमने। ठीक है ना। चलिए, रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल कमीशन फॉर क्लीन गंगा, एनएमसीजी, रिसेंटली नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस। ये आपने नया सुना होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो सुना होगा, मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस। ठीक है, तो विद द मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन इनिशिएटिव, मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड द टाउन इनिशिएटिव के बारे में ये बात कर रहा है। रिप्रेजेंटिंग 124 cities towns along the Mississippi River in the United States। मिसिसिपी रिवर कहाँ है सर? यूनाइटेड स्टेट्स में है। ठीक है, बहुत बड़ी रिवर है, लाइफलाइन है वहां की। इंडिया में गंगा रिवर है सर, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये एक मिशन चल रहा है। इसने इस मिशन ने ये जो एमआरसीटीआई के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस साइन किया है, जिसके अंदर 124 सिटीज आ रही है। अब क्या है ये मेमोरेंडम ऑफ? रिवर सिटी अलायंस इज अ cooperative effort of Ministry of Jal Shakti, Housing, Urban Affairs to connect river cities and focus on sustainable river development। जो मेन फोकस है वो कहाँ है सर? सस्टेनेबल रिवर डेवलपमेंट पे। और रिवर सिटी अलायंस, तो रिवर सिटी अलायंस मतलब जिस जिस सिटी से रिवर जो है वो गुजर रही है, उन सिटीज के बीच में एक कनेक्टिविटी की बात है। और वो कनेक्टिविटी जो है उसमें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आपका एग्जैक्ट क्या है? फोकस है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप उसके पॉल्यूशन पे भी ध्यान दे सकते हैं सर। आप उसकी रिवर के जो क्या बोलते हैं, उसका जो अर्बनाइजेशन है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। वहां से जो, क्योंकि रिवर को मेन प्रॉब्लम होती है जो उसके जहां से वो बह रही है उन सिटीज का, के पॉल्यूटेंट्स जो हैं उन सिटीज में अगर किसी तरीके का कोई गार्बेज मैनेजमेंट नहीं है तो वो सारा का सारा कहाँ उसमें आता है? रिवर में आता है। तो इससे रिवर की हेल्थ पे भी इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है, और वहां पे उसमें जो जो उसकी बायोडाइवर्सिटी है, जो उसका इकोसिस्टम है, वो भी उससे गड़बड़ाता है। तो आप अगर रिवर सिटीज को एक दूसरे से कनेक्ट करके बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है एक दूसरे के साथ शेयर करो, क्योंकि इसमें देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो है ही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ साथ कौन है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री भी है। ठीक है, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो नॉर्मली क्या करती है? सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन पे काम करती है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो दोनों मिनिस्ट्री जो है टेंडम में काम कर रही है, और इनका मेन फोकस क्या है? सस्टेनेबल रिवर डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल रिवर रिवर डेवलपमेंट करने के लिए आपको सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज वापस वही वेस्टेज जो है वो सारा नदी में ही आएगा, और वो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा काफी। तो ये रिवर सिटी अलायंस की बात कर रहा है। रिवर सिटी अलायंस तो क्या है? इंडिया का ही क्या है, एक तरीके का कोऑपरेटिव एफर्ट है जो इन दोनों मिनिस्ट्री के साथ हो रहा है सस्टेनेबल रिवर डेवलपमेंट के लिए। अलायंस फोकस ऑन 3 प्राइमरी थीम्स: नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है। अलायंस बिगन विद द 30 मेंबर सिटीज इन द, सबसे पहले 30 मेंबर सिटीज के साथ स्टार्ट हुआ 2021 में। अब सिटीज बढ़ गई है, ग्रोन टू 110 रिवर सिटीज अक्रॉस इंडिया एंड 1 ओवरसीज मेंबर सिटीज फ्रॉम डेनमार्क। मतलब अब आपने इस रिवर सिटी अलायंस को बढ़ाकर आपने इंटरनेशनल जो अदर कंट्रीज हैं दूसरी, उनको भी इसमें इसका मेंबर बनाया है। और ये बनाया इसलिए है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, इंडिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस वहां जाए, वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडिया जाए। तो ये एक क्या है, एक फोरम है जिस फोरम पे आप अपनी एक दूसरे के साथ बेटर प्रैक्टिसेस जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर कर सकते हो, जिससे आप सस्टेनेबल रिवर डेवलपमेंट और सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन दोनों पे काम कर पाओ। ठीक है। आरसी एस्पायर टू एनकरेज ऑनलाइन नॉलेज शेयरिंग फॉर इंडियन सिटीज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इनोवेटिव मेथड्स। तो जो भी सिटी जो है, जो वहाँ का अर्बन मैनेजमेंट है, जो वहाँ की म्यूनिसपैलिटी है, वो किसी भी तरीके का कोई अगर बेटर प्रैक्टिस जो है, इनोवेटिव प्रैक्टिस है, उसको सीखना चाहती है, तो वो वहां से एक प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या कर सकती है? सीख सकती है। एंड अप्रोचेस टू अर्बन रिवर मैनेजमेंट, तो अर्बन रिवर मैनेजमेंट काफी चैलेंजिंग होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो वेस्ट डिस्पोजल ही है सर, क्योंकि सारे के सारे नाले खुल के नदी में आ रहे हैं, कचरा उनके साथ आ रहा है, इंडस्ट्रीज वहां है अर्बन एरियाज में, तो उनका वेस्ट आ रहा है। तो बहुत
डिफिकल्ट होता है अर्बन रिवर मैनेजमेंट, तो काम काफी होता है उनके लिए। It would also provide international cities with opportunity to learn about experiences in Indian cities that may apply to their situation. तो जो इसमें इंटरनेशनल सिटीज होगी, ठीक है, रिवर सिटी अलायंस को भी आपने इंक्रीज करके आगे तक ले गए हो ना आप, भाई इंटरनेशनली आप अदर कंट्रीज को ऐड कर रहे हो, तो इंडिया की अगर कोई अच्छी प्रैक्टिसेस है तो डेफिनेटली अदर कंट्रीज भी वहां से क्या कर पाएगी, सीख पाएगी। सिग्निफिकेंस सिंपल है सर, ये सब सिंपल चीजें हैं, ठीक है। कम्युनिटी कनेक्ट करो, स्टेक होल्डर अप्रोच इंपॉर्टेंट है सर। आप सिर्फ गवर्नमेंट की साइड से एफर्ट नहीं होती है, स्टेक होल्डर अप्रोच होती है। स्टेक होल्डर अप्रोच में ये होता है कि जो लोगों के बीच में अवेयरनेस होती है, सिर्फ अवेयरनेस से काम नहीं चलता है, उनको ना उस पूरी प्रोसेस का स्टेक होल्डर बनाओ, उनका टाइम आप लो, उनके अंदर एक सेंस ऑफ जो क्लीनलीनेस है, इमेक्युलेट इन्वायरमेंट में रहने का, वो आप उनके अंदर डालो, ठीक है। इंडिया में रिवर्स को अब गॉडेस की तरह देखा जाता है, बट स्टिल जो कुछ कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जो इवन जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, वो भी कई बार रेस्पॉन्सिबल होती है कि वो रिवर को क्या कर देती है, पॉल्यूट करती है, ठीक है। तो उन रिवर वो जो प्रैक्टिसेस चल रही है, अब कई बार ये होता है कि उन प्रैक्टिसेस के साथ आप ज्यादा सा इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो कल्चरल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, ठीक है। और क्योंकि उन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से जितना पॉल्यूशन हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा पॉल्यूशन जो होता है वो अदर वेस्ट से हो रहा है, हैजार्डस वेस्ट इंडस्ट्रीज से हो रहा है। तो यहाँ आप वापस अगर एक रेशियो देखेंगे तो इनसे इतना पॉल्यूशन नहीं हो रहा है जितना कि अदर इंडस्ट्रीज से और उनसे हो रहा है। तो ये भी आपको सोचने वाली बात है कि जब आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो आप एक प्रॉपर, जिस वजह से ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है उसको कर्टेल करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें ना मल्टीपल फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज को अगर आप देखते हो, तो इंडस्ट्रीज के वेस्ट डिस्पोजल का मोस्टली सबसे बढ़िया तरीका है कि आसपास कोई नदी है, नाला है, तो उसमें आप डिस्पोज कर देते हो, ठीक है। ऐसे कंडीशन में अब वो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो कर रही है, बट अलोंग विद दैट वो इकोनॉमी में जॉब जनरेशन का काम भी कर रही है। तो ये जो एक बैलेंस होता है, ये भी गवर्नमेंट को बनाना पड़ता है। सेकंड, जो ट्रेडिशनल या रिलीजियस चीजों की वजह से अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां तो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है सर, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजों में थोड़ा चैलेंज, इसीलिए अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ रूल रेगुलेशन बना के आप नहीं कर सकते, आपको बहुत सारा स्टेक होल्डर्स को मैनेज करके चलना पड़ता है। ये सिग्निफिकेंस है सर, सिग्निफिकेंस तो हम जान ही रहे हैं क्या होगा, ये भी मेंस में लिखने लायक चीजें हैं। रिवर सिटी अलायंस है। सजेशंस क्या है, सिटी शुड बी चार्ज ऑफ द रिवाइटलाइजेशन, सिटीज को ही चार्ज करो सर, ठीक है। कनेक्टिविटी तो है ही है अदर सिटीज में, सिटीज को कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे एक होता है ना कि यार एक सिटी से वेस्ट है वो जाके अगली सिटी में जाके कलेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि वहां पे उसका ड्रेनेज वेस्ट उस तरीके का है सर। तो ये भी दिक्कत आती है, इसीलिए कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी, इसलिए रिवर सिटीज को कनेक्ट किया जा रहा है। पर्सपेक्टिव माइंडसेट, ये सब चीजें सिंपल है सर, इसमें कुछ लग नहीं रहा है। रिलेटेड इनिशिएटिव्स ये पता है, नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान, ये सब कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर है। क्लीन गंगा फंड, भुवन गंगा वेब ऐप, बैन ऑन वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। अब नमामि गंगे प्रोग्राम तो है, वो integrated conservation mission to accomplish the twin objective of effective abatement of pollution and conservation and rejuvenation of national river गंगा, ठीक है। तो एक नमामि गंगे चल रहा है। गंगा एक्शन प्लान तो काफी पुराना है, गंगा एक्शन प्लान तो काफी पुराना है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर है ये, 85 से 1985 से चल रहा है गंगा एक्शन प्लान। तो अब ये कि ये ऑब्सक्यूर हो गया क्योंकि नमामि गंगे मिशन आ गया ना, नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी है। क्लीन गंगा फंड है सर, भुवन गंगा ऐप है पब्लिक मॉनिटरिंग के लिए, पॉल्यूशन कहीं भी आपको दिखता है तो आप इस पे क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। दीज आर द थिंग्स, नमामि गंगे, ठीक है। चलिए सर, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट जानते हैं सर, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब है आपको, आपके पास जो एग्जिस्टिंग आर्म्स एम्यूनेशन है, आप कोशिश करो कि उनको अब बढ़ाओ मत, नॉन प्रोलिफरेशन, बढ़ाना नहीं है और बढ़ाना भी नहीं है, और कोशिश करो कि एबॉलिश करो तो ज्यादा अच्छा है, बट वो होगा नहीं। तो डिसआर्मामेंट पे कॉन्फ्रेंस होती है सर, क्या है, फॉरेन सेक्रेटरी विजय का था, यूएन डिस्कस्ड अबाउट द इंडिया प्रेसिडेंसी ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्म। तो इंडिया की प्रेसिडेंसी पे क्या हुआ है, डिस्कशन हुआ है सर, इसकी भी प्रेसिडेंसी इंडिया को क्या है, मिल सकती है। सीडी इज ए मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट फोरम, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट क्या है,
मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट फोरम है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू नेगोशिएट आर्म्स कंट्रोल। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्यों बनाया? ताकि आर्म्स कंट्रोल को नेगोशिएट करो और डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट्स जो हो चुके हैं उनके ऊपर भी बात करनी है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में कुछ डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट होते हैं, कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी होते हैं, कुछ अलग अलग कन्वेंशन साइन होती है, ठीक है। तो उन कन्वेंशंस, उन प्रोटोकॉल्स पे डिस्कस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ इसका फोकस किस पर है, पूरा का पूरा डिसआर्मामेंट पे ही फोकस है, ठीक है। तो इसके लिए ये बनाया गया है। क्या है ये सर? कॉन्फ्रेंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 1979 में, 79 में इसको बनाया गया सर, ठीक है। इसका नाम चेंज करके, पहले नाम इसका कुछ और था, ठीक है। इसका नाम फिर कमेटी पहले था, कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट, इसका नाम चेंज करके कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट किया गया 84 में, ठीक है। अब कुछ बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जो एक्ट्स और क्या बोलते हैं जो कन्वेंशंस हैं वो वहां पे डिस्कस होते हैं। एजेंडा क्या है? द कॉन्फ्रेंस वाज क्रिएटेड विद अ परमानेंट एजेंडा आल्सो नोन एज डिकलॉग, क्या बोलते हैं उसको, डिकलॉग कहा जाता है, विच इंक्लूड द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये चीजों पे वो क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। न्यूक्लियर वेपन पे सबसे इंपॉर्टेंट भाई, आर्मामेंट में सबसे पहले बात तो न्यूक्लियर वेपन पे ही करनी है। आपको क्या करना है? न्यूक्लियर वेपन के प्रोलिफरेशन को रोकना है। तो एनपीटी आपको याद होगा सर, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइंड है, ठीक है। इंडिया ने साइन नहीं कर रखी है एनपीटी, पाकिस्तान ने भी नहीं कर रखा। तो जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, एनपीटी पता है सर आपको? नहीं पता तो आप पढ़िएगा जाके, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो न्यूक्लियर वेपन के अलावा भी बायोलॉजिकल वेपन हो सकते हैं, केमिकल वेपन हो सकते हैं, जो कि मास डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डब्ल्यूएमडी बोलते हैं इनको शॉर्ट में, डब्ल्यूएमडी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले सबसे पहला प्राइमरी कंसर्न तो न्यूक्लियर वेपन के प्रोलिफरेशन को क्या करना है, रोकना है। तो आप डिसआर्मामेंट की बात करोगे तो सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन की बात करोगे। न्यूक्लियर वेपन बहुत ज्यादा कंट्रीज के पास नहीं है, आई थिंक 8 या 9 कंट्रीज के पास ही न्यूक्लियर वेपन है, बाकी के पास नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक P5 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है। उसके अलावा साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के पास है, इंडिया, पाकिस्तान और एक दो कंट्री और है, ठीक है। बाकी सब किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं है। तो न्यूक्लियर वेपन पे सबसे पहले बात करोगे, उसके बाद आप अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, डब्ल्यूएमडी पे बात करोगे। क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन भी है सर, केमिकल वेपन भी है, वो न्यूक्लियर वेपन नहीं है बट स्टिल डेंजरस तो है ही है, तो उन पे बात करोगे। कन्वेंशनल वेपन्स पे बात करोगे भैया, पहले जो आप बना चुके हो। कन्वेंशनल मतलब जो पहले से चल रहे हैं, जो बड़े वेपन नहीं है, डब्ल्यूएमडी नहीं है भाई, बॉम्ब्स बना दिए, मशीनरी बना दी, ये सब टैंक्स बना रखे हैं। मिलिट्री बजट के रिडक्शन की भी बात करेंगे वो, कि अपना अपना कंट्रीज मिलिट्री बजट क्या करे, कम करे। जैसे आप देखोगे कि कई सारी कंट्रीज हैं जो छोटी कंट्रीज हैं, उनका मिलिट्री बजट बहुत कम होता है यार, उनके उनके मिलिट्री बजट कईयों में होता ही नहीं है, बिल्कुल कम। क्योंकि वो काफी पीसफुल एरिया में है, ठीक है। वहां पे किसी तरीके का कोई टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उनके नेबरहुड जो है वो भी पीसफुल है, वो उनका खुद का मिलिट्री बजट नहीं है, उनके नेबर्स का भी नहीं है, तो उनका दिक्कत ही नहीं है। वो अपनी मनी को इफेक्टिवली क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी लोगों की सेफ्टी के, लोगों की को बेटर लिवलीहुड देने के लिए, लोगों को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए। ऐसा है कई जगह, यूरोप में आपको कई जगह मिलेगा, ठीक है। कुछ कुछ कंट्रीज नहीं। खैर उनकी कंडीशन अलग है। इंडिया ऑन द अदर हैंड का काफी बड़ा मिलिट्री बजट है सर, बहुत बड़ा, करीब 3% जीडीपी आपका मिलिट्री बजट में चला जाता है। तो इतना ज्यादा आपका जीडीपी का पार्ट मिलिट्री बजट में जा रहा है, ठीक है। तो रनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो इतना बजट जब आप इधर दे रहे हो तो उस बजट में तो काफी कुछ आपका अच्छा हो सकता था, अदर जगह आप एक्सपेंड कर सकते थे। बट इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री बट सराउंडेड बाय नॉट सो पीसफुल नेबर्स, ठीक है। एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, ठीक है। क्या करेगा हिंदुस्तान मेरी जान, खर्चा करना पड़ेगा मिलिट्री पे। तो क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं सर, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं और आपकी जियो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम ज्यादा है, तो मिलिट्री बजट्स के रिडक्शन पे भी वो बात करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के रिडक्शन पे बात करते हैं। अब न तो इंडिया की बात कर रहे हैं, जब मिलिट्री बजट भी कम नहीं हो रहा है, आर्म्ड फोर्सेस भी कम नहीं हो रही है सर। कम कर नहीं सकते ना, क्योंकि अगर हम कम करेंगे तो अपने भाई ओवरऑल या तो कंसेंशुअली कम हो ना, कोई चाइना भी कम कर रहा है, पाकिस्तान भी कम कर रहा है, सारी कंट्रीज कम कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आओगे। बट कॉन्फ्लिक्ट तो है ही है सर, और अभी तो बढ़े हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में देखो इतना ज्यादा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज हो रहा है सर, ठीक है। इधर आप देखो कन्वेंशनल वेपन भी यूज हो रहे हैं, इधर अभी अरब इजराइल में यूज हो रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ ही रहे हैं सर, पीसफुल कहाँ है मामला, पीसफुल है ही नहीं। कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी जो आइडिया है, चाहे वो इकोनॉमिक आइडिया हो, चाहे वो पॉलिटिकल आइडिया हो,
वो किसी तरीके से पीस तो ला ही नहीं पा रहा। ठीक है, जैसे लिबरलिज्म को ही बोल दो आप या कैपिटलिज्म को ही बोल दो, अगर ये आइडियाज अल्टीमेटली ला पाते नहीं, बट वॉर ऑफ सिविलाइजेशन तो गोइंग ऑन है सर। ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, वॉर ऑफ सिविलाइजेशन चल ही रहा है, तो ये दिक्कतें तो आ ही रही है। तो रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव अभी ज्यादा अपने आप को प्रिवेल करा रहा है कि नो, वॉर इज इनएविटेबल सर, वॉर होना ही है। ठीक है, लिबरल पर्सपेक्टिव कहता है कि नो, अगर इफ द इकोनॉमीज आर स्ट्रांगली कनेक्टेड विद ईच अदर, देन वॉर कैन बी eliminated. So these kind of ideologies, which are historically propagated by the countries, are sometimes bringing peace, but the peace time or detent time is very low as compared to the very low. We are not comparing with anything, but very low. Okay, after a certain period of time, again sometimes some economic destruction comes into picture, sometimes some strategic things comes into picture, but ultimately world is not going to peaceful things, because ideological conflicts are always part of the geopolitics. And that's the way that realist thinkers are describing it, that the war is inevitable. War is inevitable because countries always look for their national interest, and that their national interest is always more or less materialistic. Okay, so they will not, they always have a lust for the territory and all these things. So they don't always stay calm, and they always look the other powers, the other countries, with the suspicion, and that suspicion is responsible for the ultimate broke out of the war. Okay, sir. So these kind of things are happening. So weapons of mass destruction, military budget, armed forces, इनमें कहीं कमी तो हो नहीं रही सर। ठीक है कि न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ नहीं रहे, क्योंकि आपने एनपीटी बना रखा है, और जिन्होंने एनपीटी साइन नहीं भी कर रखा है वो भी नहीं बढ़ा पा रही, क्योंकि नॉट इजी ना। मतलब न्यूक्लियर वेपन आप ऐसे थोड़ी कि घर में बना के टेस्ट कर लोगे, हाँ न्यूक्लियर वेपन हो गया, नहीं, वो टेस्ट करोगे पता चलेगा सर सबको। ठीक है, टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको ही पता नहीं चलेगा कि बना कि नहीं बनाए। तो न्यूक्लियर वेपन तो चलो आप नहीं बढ़ा पाओगे, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स तो आप बना ही सकते हो, इनमें इतना दिक्कत नहीं है। मिलिट्री बजट, आर्म फोर्सेस, इनको कम कराना, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी तो लानी है सर। देखिए सर, ये सब बढ़ने से क्या होता है, जैसे न्यूक्लियर वेपन है, अब न्यूक्लियर वेपन जो है वो काफी डेंजरस चीज है सर। ठीक है, अगर एक बार आपने न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट करके कहीं पे आपने यूज कर लिया, अब आज आपके पास हाइपोसोनिक मिसाइल है सर, सुपरसोनिक मिसाइल्स है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है सर, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे वो क्या कर लेती है, वॉरहेड को डिलीवर कर देती है। तो एक जगह से दूसरी जगह 3-3 हजार किलोमीटर तक आपका रेंज चला जा रहा है, आप वहां तक भेज दोगे उसको। और अगर कोई, भाई न्यूक्लियर वेपन यूज करने वाला होगा कौन, होगा कोई ना कोई, तो कोई तानाशाह हो सकता है, कोई डेमोक्रेटिक सिविल गवर्नमेंट भी हो सकती है, तो वहां होगा तो कोई एक आध पर्सन होगा ना। ठीक है, जैसे अगर डेमोक्रेसी में अगर कोई डिसीजन लेना है, तो हो सकता है आपने कि भाई पार्लियामेंट को या फिर कोई लेजिस्लेटिव बॉडी को या कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसमें मल्टीपल मेंबर्स हैं, उनको आपने क्या किया हुआ है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है कि न्यूक्लियर वेपन यूज करना है नहीं करना है, ये आप डिसाइड करोगे। ऑन द अदर हैंड, अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें, नॉर्थ कोरिया के पास है सर, और वहां तानाशाही भी है। अब उनको कौन बताएगा कि करना है कि नहीं करना है, अब वो किसी की सुने नहीं भी सुने, किसी दिन सनक गया दिमाग तो चला दिया। तो अगर अवेलेबल है तो चलाओगे, नहीं होगा तो क्या चलाओगे, तो अवेलेबिलिटी इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि ह्यूमन माइंड है सर, है ना, ह्यूमन माइंड कब कैसा चले, और आप डिस्ट्रक्शन पे आ जाओ, वो डिस्ट्रक्शन पूरे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ले आएगा वो तो सर, है प्रॉब्लम। इसीलिए न्यूक्लियर वेपन को तो आपने चलो रोक दिया, उसका प्रोलिफरेशन तो रोक दिया, बट जो अवेलेबल है वो तो है ही है सर। ठीक है, और वो कंट्री एक दूसरे के लिए डेटरेंस की तरह देखती है उसको, कि हाँ ये डेटरेंस है सर, सामने वाले को डरा के रखता है कि हाँ हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, तो पीसफुल पर्पसेस के लिए है, ऐसा भी कहते हैं, इंडिया ने भी कहा है सर, वी हैव न्यूक्लियर वेपन बट वी विल यूज इट इज फॉर द पीसफुल पर्पसेस। अब ये एक तरीके का रेटोरिक है एक्चुअली। ठीक है, कि न्यूक्लियर वेपन पीसफुल पर्पस कैसे ला सकता है, तो पीसफुल पर्पस ऐसे लेकर आता है कि वो एक डेटरेंस क्रिएट करता है, कि भैया इनके पास न्यूक्लियर वेपन है तो आप उनपे किसी तरीके का कोई हमला नहीं करते हो, तो वो एक तरीके से इस तरीके से पीस लेकर आ रहा है। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड, सामने वाले के पास भी न्यूक्लियर है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूक्लियर दिखा के डराओगे सर, तो पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, इंडिया के पास भी है। ठीक है, वैसे उनको दोनों को पता है कि भैया न्यूक्लियर अगर चलेगा तो डिस्ट्रक्शन गजब होने वाला है दोनों तरफ, तो वो नहीं चला रहे न्यूक्लियर, तो कोई नहीं चला रहा। ठीक है, बट स्टिल
अगर रोग नेशन है कोई और वहां पे इस तरीके के कोई इंडिविजुअल आ जाते हैं, फिर क्या करोगे आप? फिर तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए न्यूक्लियर वेपन बहुत ज्यादा डेंजरस है और एक्सटेंशियल क्राइसिस है। इसलिए उनके प्रोलिफरेशन को तो रोक दिया कि बढ़ नहीं रहे, वो बढ़ तो नहीं रहे हैं, बट स्टिल अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वो भी तो दिक्कत करते हैं। केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, कन्वेंशंस इन पे भी बनी हुई है सर इंटरनेशनली, बट अभी तक भी प्रॉपर कोई ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग रीजन रेलम बना हुआ है। ठीक है, लूज है, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से लूज ही है सर। कोलेटरल मेजर्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कोलेटरल मेजर्स क्या होते हैं? कोलेटरल मेजर्स मतलब पेरिफेरल मेजर्स होते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, सीबीएम बनाओ। अब कंट्रीज के बीच में सबसे बड़ा है ना, सस्पिशन बहुत होता है। वॉर्स का बड़ा रीजन ना सस्पिशन होता है। कंट्रीज में बहुत सस्पिशन है यार एक दूसरे को लेके, ये कर देगा, ये वो कर देगा, क्योंकि उनका हिस्ट्री वैसा रहा होता है। जैसे इंडिया चाइना को लेके सस्पिशियस है, चाइना इंडिया को लेके सस्पिशियस है। ये सस्पिशन जो होता है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है वॉर की। तो कंट्रीज के बीच में अगर सीबीएम, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो, कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे में क्या दिखाए, कॉन्फिडेंस दिखाए, उनके बीच में कॉपरेशन ज्यादा लाए। जैसे जो लिबरल पर्सपेक्टिव है इंटरनेशनल रिलेशन का, वो ये कहता है कि अगर कंट्रीज जो है वो इकोनॉमिकली ज्यादा कनेक्ट रहेगी, अगर ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी रहेगा, तो कंट्रीज के बीच में वॉर की पॉसिबिलिटी मिनिमाइज हो जाती है, होती है सर। कि उनको पता है कि अगर वॉर होगा हमारे बीच में तो हमारा ट्रेड या इकोनॉमी पूरा क्या होगा, डिसरप्ट होगा। ठीक है, बट कहीं पर ये पर्सपेक्टिव हमेशा काम नहीं करता। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव आ जाता है फिर, वो कहता है नहीं सर, ये सब कर लो, इससे कोई मतलब नहीं है, वॉर इज इनएविटेबल, वॉर तो होगा। वो स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री इंटरेस्ट को ही सबसे माइटी बता रहे हैं, और वो होता भी है, वो होता भी है सर। कनेक्टिविटी होती है इकोनॉमी में, फिर भी वॉर हो जाता है, क्योंकि कभी कभी आइडियोलॉजिकल जो माइंडसेट होता है, जो आइडिया होता है, वो ज्यादा पावरफुल निकल जाता है कि हाँ ये आइडियोलॉजी जो है वो खतरे में है, तो वो उसके लिए फिर क्या करते हैं, वॉर करते हैं सर। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे ये काम करती है। इफेक्टिव वेरिफिकेशन मेथड्स, ये सब चीजें आप कर सकते हो। कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम बनाओ, ये सब ठीक है। तो ये आपका क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के बारे में था। मीटिंग सेशंस एनुअली 3 सेपरेट सेशन होते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप विद यूनाइटेड नेशंस, ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी तो नहीं है, बट डिपेंडेंसी काफी है, ठीक है। While it is not formally a UN organization, it is linked to it in various ways. क्योंकि इसको हेड कौन करता है, डायरेक्टर जनरल करता है, यूएनजीए का ध्यान रखना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जेनेवा सर्व्स एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉन्फ्रेंस। तो सेक्रेटरी जनरल जो है वो क्या है, उसका जो डायरेक्टर जनरल है यूएन का, वो इधर सेक्रेटरी जनरल की तरह क्या होता है, ठीक है। तो इससे रिलेशन है सर, मतलब यूएन का भी इससे सीधा लिंक है। वर्क्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस, अब ये देखो अलग अलग जो ये ट्रीटीज हुई है, इन ट्रीटीज को देखते हैं। इनिशियली द कॉन्फ्रेंस एंड इट्स predecessors were successful in meeting their mandate. They were instrumental in drafting numerous arms control agreements. तो आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स वो ड्राफ्ट करेंगे, उनका काम ही है सर, इसीलिए बनी है वो, ठीक है। तो कुछ कुछ जो है वो उनपे बातचीत करते हैं, और कुछ कुछ जो ऑलरेडी बनी हुई है उनपे वो कंटिन्यूसली डिस्कशंस करके उसको बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन, ये एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, 68 में एनपीटी की जो मैं बात कर रहा था यही है सर, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। बायोलॉजिकल वेपन का कन्वेंशन हो चुका है 1972 में, केमिकल वेपन्स का 1993 में हुआ है, ये सीटीबीटी 1996 में, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। तो ये इन पे वहां पे क्या होता है, डेलिब्रेशंस होता है, और कुछ कुछ तो बनी वहीं पे है, वहीं पे डिस्कशन करके कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट पे ही डिस्कशंस के बाद ये अल्टीमेटली पिक्चर में आई है, ठीक है सर। मेंबरशिप अभी 65 उसके फॉर्मल मेंबर्स हैं, ठीक है। एक्चुअली बड़ी कंट्रीज जो, जिनका मिलिट्री माइट ज्यादा है, जिनके पास काफी फोकस उनका है एक्सपांशन पे, वो ही इसके मेंबर्स बनेंगे। जो जिसके पास आर्मामेंट ही नहीं है वो क्या डिसआर्मामेंट वाले उसका मेंबर बन के करेंगे, ठीक है। इसलिए 65 मेंबर्स बताए जा रहे हैं इसके। Maldives ends pact with India on the हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है सर, हाइड्रोग्राफिक सर्वे ये होता है कि आप जो आपकी टेरिटरी है, ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे इन जनरल बता रहा हूँ, डीप डाइव करते हो वाटर में, और वाटर में डीप डाइव करके अंदर की जो इकोसिस्टम है उसका पता लगता है। और इकोसिस्टम के साथ साथ ना आप जो क्या बोलते हैं, आपके जो
क्या बोलते हैं फिजिकल फीचर्स है वाटर बॉडीज के, उसके बारे में आपको पता चलता है कि वाटर बॉडीज उस पर्टिकुलर प्लेस पे कैसी है। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे पहले मालदीव्स के साथ इंडिया का पैक्ट बना हुआ था, बट रिसेंटली आपको पता है इंडिया मालदीव्स के बीच में दिक्कत आ रही है, स्पेशली जो न्यू मालदीव प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद से। ठीक है, तो मालदीव गवर्नमेंट डिसाइडेड टू नॉट रिन्यू मतलब पहले से बना हुआ था बट उसको रिन्यू नहीं कर रहे। एग्रीमेंट विद इंडिया दैट अलाउड इंडिया पैक्ट क्या था, अलाउड इंडिया टू कंडक्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे इन द मालदीवियंस वाटर। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे अब अलाउड वो नहीं करने वाले क्योंकि वो पैक्ट को रिन्यू नहीं कर रहे हैं सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 2019 में वो साइन हुआ था सर ये वाला पैक्ट। ठीक है, इब्राहिम सोली के टाइम पे साइन हुआ था बट वो चेंज हो गए। अभी कौन है, मुइजू, मोहम्मद मुइजू, जो कि प्रो चाइनीज है ज्यादा। हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या है सर, कैरिड आउट बाय शिप्स विच यूज मेथड सच एज सोनार, वो सोनार वगैरह यूज करते हैं सर, टू अंडरस्टैंड द वेरियस फीचर्स ऑफ द वाटर बॉडी के फीचर्स को समझने के लिए। सर्वे में सर्वे हेल्प मैप आउट वाटर डेप्थ का पता चलता है सर। ठीक है, शेप ऑफ द सी फ्लोर का शेप कैसा है, कोस्ट लाइन के बारे में पता चलता है, लोकेशन ऑफ पॉसिबल ऑब्स्ट्रक्शन कि भैया क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं, वो एक मैपिंग हो जाती है ना उस पर्टिकुलर रीजन की। ठीक है, तो वो इजी रहता है। फिजिकल फीचर्स ऑफ वाटर बॉडी टू इंश्योर इफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ मरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन। तो मेन पर्पस क्या है आपका मैपिंग करने का कि मरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थोड़ा इजी और इफिशिएंट रहे। ठीक है, पहले कंटिन्यू इंडिया 21 22 23 में सर्वे किया है। सर्वे करके आप क्या करते हो, नेविगेशनल चार्ट्स बना देते हो, इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट बना दिए, जिससे आपके ट्रांसपोर्टेशन जो भी कर रहे हैं उनको सब इजी पता रहता है। टूरिज्म, फिशरीज, एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, चलो इंडिया अदर सच सर्वे, वेट 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 इंडियाज अदर सच सर्वेज जो है, इंडियाज ओल्डेस्ट हाइग्रोग्राफिक सर्वे जो है आईएनएस संध्यक। आईएनएस संध्यक क्या है, ठीक है इंडिया नवल शिप संध्यक, आईएनएस संध्यक जो है करीब करीब 200 मेजर हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता है सर, किए हैं इसने अलोंग विद वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, आईएनएस संध्यक का नाम याद रख सकते हो। इंडियन सर्वे शिप से असिस्टेड केनिया और अदर कंट्रीज को असिस्ट भी इंडिया करता है। रीजन फॉर नॉट रिन्यूइंग, वही चेंज ऑफ रिजीम, ये हमने पढ़ा है पहले आर्टिकल में, रिजीम चेंज हुआ, ये क्या है, मोर प्रो चाइना है सर। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, वही है चेंज इन द फॉरेन पॉलिसी, वही इस बार सीधे चाइना चले गए। नॉर्मली हर बार प्रेसिडेंट ओथ लेके पहला विजिट इंडिया करते हैं, बट चाइना चले गए, प्रो चाइनीज पॉलिसी है। जो इंडिया के ट्रुप्स थे ऑपरेशन कैक्टस, आपको याद होगा, तो इंडिया के ट्रुप्स जो वहां थे उनको भी उन्होंने बोला कि आप वापस चले जाओ। ठीक है, ब्रीफ ऑन इंडिया मालदीव टाइज, ये पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, ये है मोहम्मद मुइजू। डिप्लोमेटिक टाइज ये सब तो पहले पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है मालदीव्स की, ट्रेड इंपॉर्टेंट है, और ये क्या बोलते हैं टूरिज्म मालदीव्स का काफी, इंडिया की तरफ से इंडियंस काफी मालदीव्स में जाते हैं सर। ठीक है, चलिए ये पढ़ चुके हैं इसलिए वापस नहीं बता रहे कि मालदीव्स पे पहले जो आर्टिकल आया था उसमें सारी चीजें बहुत चीज हमने की थी। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कुछ नहीं है, इंडियन ओशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कॉन्क्लेव किया जाता है, इंडियन ओशन रीजन के लिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इंडियन ओशन रीजन फोकसिंग ऑन एनहांसिंग सिक्योरिटी कॉपरेशन। तो इंडियन ओशन में जो कंट्रीज हैं उनके बीच में सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए क्या है, एक तरीके का कॉन्क्लेव है सर। ट्राइलेटरल मीटिंग इंडिया मालदीव श्रीलंका तीनों ने मिलकर करीब करीब 2011 में इसको फॉर्म किया था। बेसिक इसकी ये है, इसकी मेंबरशिप बढ़ सकती है सर। कुछ ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं जो इंडियन ओशन रीजन में है जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, और ये कॉपरेशन के लिए है कि इंडियन ओशन रीजन में जो भी कंट्रीज हैं वो कॉपरेट करें एक दूसरे के साथ, ताकि जो भी सिक्योरिटी चैलेंज है उनको हम क्या कर सके, एड्रेस कर सके। अब सिक्योरिटी चैलेंज कुछ भी हो सकते हैं, सिक्योरिटी चैलेंज क्लाइमेट बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, अलोंग विद दैट जो पायरेसी है उस बेस्ड हो सकते हैं, ऑयल स्पिल बेस्ड हो सकते हैं, तो बहुत सारे हैं। तो मेजर इनका स्ट्रेटेजिक फोकस है।
फोस्टरिंग अ सिक्योर एंड स्टेबल इंडियन ओशन रीजन। ठीक है सर। चलिए और क्या है, इवोल्यूशन एंड एक्सपेंशन, वही देखो ये ऑब्जर्वर, बांग्लादेश सेशल्स ऑब्जर्वर स्टेट है सर। ये ऑब्जर्वर है, इसका मतलब इनको थोड़े बहुत टाइम में मेंबर्स बना दिया जाएगा। ठीक है, 2011 में ये स्टार्ट हुआ था यार। ये एनएसए लेवल पे ऑपरेट होता है। एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल। तो इंडिया से कौन पार्टिसिपेट करता है? एनएसए। अदर जगह से भी एनएसए या उसके इक्विवेलेंट ऑफिसर ही आते हैं। पिलर्स क्या है? मरी टाइम सेफ्टी है सर, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म भी इंपॉर्टेंट है, रेडिकलाइजेशन, कॉम्बैट ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग मिलती है आपको सर, ठीक है, विमेन ट्रैफिकिंग मिल सकती है, स्मगलिंग मिल सकती है ड्रग्स की, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आप देखोगे कि सी जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें आपको कई सारी जो केबल्स होती हैं, ठीक है, वो केबल्स आपको अंदर मिलती है जो कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए और उनके लिए यूज होती है। उस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सेव करके रखना जरूरी है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ, अगर कोई साइक्लोन वगैरह आ रहा है तो उस सब में बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हो आप। ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन इज ऑब्जेक्टिव थ्रू रेगुलर सिक्योरिटी फोकस्ड एक्सरसाइज। ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट स्टिल है, क्योंकि एनएसए लेवल की बॉडी है तो इतना इंपॉर्टेंट इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। हाँ, ये धीरे धीरे अगर हेड ऑफ स्टेट लेवल की बॉडी बन जाएगी तो फिर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। स्टिल आइडिया होना चाहिए, यूपीएससी है सर। ठीक है, चलिए। अजीत डोभाल्स पर्सपेक्टिव एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। Ajit Doval's what said India's NSA National Security Advisor emphasized the need for a concrete roadmap and defined charter of objective to formalize cooperation। अभी क्या है ना, बहुत फॉर्मल नहीं है मामला, तो उन्होंने बोला कि एक डिफाइंड चार्टर अपन बनाए ताकि हमको पता रहे कि हम इन चीजों पे ध्यान देने वाले। ठीक है, सेट ऑफ रूल रेगुलेशन तो है ही है, बेसिक बेसिक जिन चीजों पे एजेंडा बना देते हो आप, हर मीटिंग का अपना एक एजेंडा बन जाता है, ठीक है, बट अगर आप चार्टर डिफाइन करके रखोगे तो आपको पता रहेगा। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ट्रांसनेशनल क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग पे बात की है सर, ठीक है। चेंजिंग डायनामिक्स इंडिया स्ट्रेटेजिक विजन, सीएसएस ट्रेजेक्ट्री अंडरस्कोर द इवॉल्विंग डायनामिक्स, मतलब इंडियन ओशन रीजन में क्या चेंज हो रही है, पॉलिटिकल डायनामिक्स, जियो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। इंडियाज इनिशिएटिव टू एक्सपांड द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव टू इंक्लूड मॉरिशस, सेशल्स एंड बांग्लादेश सिग्निफाइज इट्स इवॉल्विंग स्ट्रेटेजिक विजन इन द रीजन। तो अभी मॉरिशस, सेशल्स और बांग्लादेश को भी रिसेंटली क्या है, अभी दो, आई थिंक सेशल्स को ऐड कर लिया है, मॉरिशस को ऐड कर लिया है। मॉरिशस तो मेंबर बन गया है, बांग्लादेश, सेशल्स अभी ऑब्जर्वर है, तो उनको आप ऐड करके इसका क्या बना रहे हो, डोमेन बड़ा कर रहे हो। तो क्या होगा, इसके इवॉल्विंग स्ट्रेटेजिक विजन इन द रीजन को दिखा रहे हैं कि इंडिया जो है अब मरीन सिक्योरिटी या फिर मरीटाइम ऑपरेशंस को लेके थोड़ा ज्यादा सिंसियर है। ठीक है सर। चाइना फैक्टर तो है ही है सर, बेल्ट रोड इनिशिएटिव में आप देख रहे हो कि कोलंबो पार्ट है, हम्बनटोटा वगैरह, तो वहां आपके लिए ऑलरेडी मरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो वो कर ही रहे हैं, बट जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंज तो बाद में भी है ही सर। बेल्ट रोड इनिशिएटिव चैलेंज है एक। ठीक है सर, अब है सीएसएस एजेंडा, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो गया खत्म। ओके, यस, ठीक है सर। तो दीज आर द थिंग्स जो प्रीलिम्स में थोड़ी सीएसएस को ध्यान रखिएगा कब बना था। ठीक है, मालदीव्स की ज्योग्राफी देख लीजिएगा, एंड फाइनली ये कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट भी है। ये जो इसमें कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में ये जो कन्वेंशन है, इन चारों को पढ़ लीजिएगा सर, चारों इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में भी लिखने के लिए है और प्री के लिए भी है, चारों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वैसे जो स्टैटिक क्लास पढ़े हैं उनमें बताई जाती है ये, फिर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, कीप स्टडिंग।